नमस्कार छात्रों, मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आया हूँ जो एसएससी बोर्ड में सुगंध 2 किताब में जो प्रथम पाठ है हमारे, यानी प्रथम कविता है बरसते बादल। ये देखो, आपको चित्र भी दिखा दे रहा है, क्या है तो बादल है। बादल में से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो ये हो गया तो बरसते बादल, यानी वर्षा गिराते हुए बादल। तो बरसते बादल, उसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो हम इस पाठ में हम क्या देखेंगे? पहले हम उनकी प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना के बाद हम कवि परिचय देखेंगे, कवि परिचय के बाद हम कविता का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर जो भी होते हैं परीक्षा के संदर्भ में जो उपयुक्त प्रश्नोत्तर है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ध्यान से देखिए मेरा वीडियो, जो भी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो देखो, बरसते बादल, बरसते बादल यानी हमें पता है जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू होते पर प्रकृति में किस तरह बदलाव होते, परिवर्तन होते। तो ये परिवर्तन को ही कितने अच्छे ढंग से सुमित्रा पंत जी ने यहाँ पर दिखाने का हमें प्रयत्न किया है। तो सुमित्रा, पहले हम देखते हैं जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है उनमें प्रथम जो हिस्सा होता है उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण क्या होता है? तो हमें उस विषय की तरफ उन्मुख करना, उस विषय की तरफ हमें लेकर जाना, उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर उन्मुखीकरण में कविता दी गई है। देखो, कविता में एक 4 पंक्ति दी है। कौन सी है? तो क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो विद्यार्थियों, तो क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो ये जो 4 पंक्तियां दी गई, सिर्फ 4 पंक्तियां दी, उस 4 पंक्ति में हमने क्या देखा है? तो किस तरह वह प्रकृति का वर्णन किया है। उसमें पशु है, कोयल कैसे गाती है? तो कोयल क्या किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी हमें पता है कितनी मीठे स्वर में हम गाती है, हमें दिखाई देता है। तो प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से, वो कोयल क्या कर रही है? तो मेघों की तरफ देख रही है। तो मेघों की तरफ, तो कवि को लग रहा है कि ये जो कविता लिखने वाला कवि है उसको लग रहा है कि कोयल रानी बादलों की तरफ देख रही है, मेघों की तरफ देख रही है। तो ऐसा लगता है कि वह मेघों से पानी मांगे, क्योंकि ये धरती, ये समर जो भी हमारा ये होता है, धूप काला होता है, धूप होती है, गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में धरती कैसी होती है? प्यासी हो जाती है, तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो कवि कहना चाहता है तो ये कोयल रानी तो मेघों से क्या इस प्यासी धरती के लिए पानी मांग रही, यही बात यहाँ पर बताई गई। तो ये हो गया हमारा उन्मुखीकरण, यानी हम विषय की तरफ, यानी ये जो हम 4 पंक्तियां पढ़े तो हमें पता चला है कि हम प्रकृति का वर्णन यहाँ पर इस कविता में देखने वाले। तो नेक्स्ट है जो अगला जो पार्ट है सुमित्रा, यानी कवि परिचय। कवि परिचय जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो 1900 में अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा गांव में हुआ है। उनको सुमित्रा नंदन पंत को जो भी प्रकृति वर्णन के लिए बेजोड़ कवि माना जाता है। बेजोड़ यानी क्या होता है कि ऐसा जिसका कोई जोड़ नहीं है, ऐसा बेजोड़ कवि। तो यहाँ पर सुमित्रा पंत जी ने अपने कविताओं में ज्यादा से ज्यादा उनका मुख्य विषय रहा प्रकृति चित्रण, प्रकृति वर्णन। उन्होंने बहुत ही असंख्य कविताओं में इस प्रकृति की सुंदरता का हमें दिखाया। तो यही बात यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखो, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं किया, जैसे कि चिदम्बरा है, ग्राम्य है, युगांत है। तो इनकी क्या है? तो प्रमुख रचना है। तो उन्होंने वो चिदम्बरा काव्य पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और उन्हें जो भी है सोवियत लैंड, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उनको प्राप्त है। तो ये हिंदी, आधुनिक हिंदी का महत्व कवियों में से माने जाते हैं। उनका मुख्य विषय था जो भी प्रकृति वर्णन, ये बात हमने देखी। आप सीधा हम क्या चलते हैं? तो कविता के ऊपर चलते हैं, जो भी हमारी कविता है। तो मैं कुछ 4-4 पंक्तियां आपको 4-4 पंक्तियां मैं पढ़कर दिखाऊंगा, उसके बाद उसका विश्लेषण मैं आपको करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कविता किस तरह है। देखो, कविता में कितने यमक है, देखिए यमक यानी राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स हमने पढ़ा है। कुछ इस कविता में क्या है? तो कुछ अलग बताया गया नहीं, जो हमने अनुभव किया है। हम वर्षा ऋतु में ये सबने, छोटे बच्चे से सबने क्या किया? तो अनुभव किया है कि किस तरह प्रकृति में बदलाव होते हैं। इसी का वर्णन इस कविता में बहुत ही सुंदरता के, सादा अनुभव है लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। तो बरसते बादल, तो देखिए हमारे कविता का नाम है बरसते बादल। तो देखिए कविता की पहली 4 पंक्तियां।
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो देखो हमें पता है वर्षा ऋतु आने से पहले क्या होता है, प्रकृति में किस तरह बदलाव होता है, तो बादल, आकाश में बादल छा जाते हैं, काले बादल छा जाते हैं, और उसमें क्या होता है, तो चमचम बिजलियां चमकती है, हवाएं चलती है, तो दिन में क्या होता है, तो अंधेरा होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है तो किस तरह होता है, तो झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। झमझम यानी ये क्या, कुछ उसका अर्थ नहीं होता है, ये आवाज होती है। जब वर्षा, बादलों से वर्षा जमीन में गिरती है या फिर आ जाती है, उनमें क्या म्यूजिक यानी संगीत बजता है, झम 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 झम। हमने अनुभव किया है, कुछ नया नहीं। तो ये साउंड हम जब भी आपने वर्षा देखोगे, आप आगे भी देखोगे, लेकिन आगे जब वर्षा देखोगे तो ये जो उनकी कविता ध्यान में सामने रखकर वो वर्षा ऋतु देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर वर्णन है। झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो मेघ, सावन, हमें पता है वर्षा ऋतु का है श्रावण, जो सावन मास होता है उसमें क्या होता है, अधिकतर वर्षा होती है। हमारे अगस्त और जुलाई के बीच में आ जाता है ये वर्षा, कौन सा ऋतु, श्रावण ऋतु, श्रावण मास। तो यहाँ पर क्या होता है, तो कितना अच्छा, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। उसके बाद चमचम गिरती बूंदे तरों से छनके। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो बूंदे होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, जो वर्षा ऋतु के जो बूंदे किस तरह जमीन पर, या तरु, तरु यानी क्या होता है, पेड़, वृक्ष, वृक्ष पर जो गिरती है बूंदे, उससे क्या होता है, तो एक आवाज निकलती है, एक सुंदर म्यूजिक निकलता है, चम चम चम। और चम, बिजली कैसी चमकती है, तो चम चम चमक कर क्या होता है, तो एक बड़ा सा आवाज होता है, डगर। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तम तम दिल के सपने जगते मन में। जब हम वर्षा ऋतु देखते हैं, वर्षा जो अनुभव करते हैं, उससे हमारे मन में क्या होता है, तो अलग अलग नए नए सपने बनते, नए नए सपने हमें दिखाई देते हैं कि अरे हमें कितना अच्छा सुनने। किसी को मन भी करता है कि अरे पकौड़े, या खिड़की में बैठकर वर्षा ऋतु के, बड़े छोटे से बड़े बूढ़े तक ये वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद आती है। मनुष्य छोड़ो, पशु पक्षियों को भी क्या होती है, तो वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम पर देखते बड़े, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग है, खिड़की के पास कुर्सी डालकर या अपनी बालकनी देखकर वर्षा ऋतु देखते। छोटे बच्चे होते हैं, कागज की नाव बनाकर उसमें, तो ये बहुत ही एक अनुभव, एक अच्छा अनुभव हमें दिखाई देता है। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब दूसरे चार पंक्तियां देखो। दादू टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के घर, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ सावन, गगन में भरते गर्जन। तो यहाँ पर देखो पशु पक्षी का वर्णन है। यहाँ पर दादू, दादू क्या होता है, तो दादू किसी को पता है, दादू यानी मेंढक, श्राप। वो कैसा, जब वर्षा ऋतु आती है तो अपनी आवाज निकालता है, तर तर तर। ये आवाज हमने सुनी है, सबने इसका अनुभव किया है। म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चाहते के म्याव, हमें पता है मोर किस तरह करते, जब वर्षा ऋतु आती है, बादल आते हैं, तो मोर कैसे करते, म्याव म्याव करके आवाज निकालते, और वो अपना वर्षा ऋतु में अपने पंख खोलकर नाचने लगते हैं। और जो भी है चातक, चातक पक्षी क्या करता है, तो उसकी भी कुछ अलग अलग से प्यू प्यू की उनकी आवाज निकालते हैं। और उसके बाद उड़ते सोन बालक, सोन बालक क्या होता है, उड़ते सोन बालक, सोन बालक यानी जल पक्षी होता है। करते कैसा करते हैं, तो आर्द्र सुख से कर क्रंदन, क्रंदन यानी रोना, यानी खुशी से क्या करते हैं, तो रोते। इतना उनकी आवाज कर्कश होती है। जब जल पक्षी कैसे करते, क्या क्या इतना आवाज उनका ये होता है, कर्कश होता है, तो वो खुशी से झूमते नाचने लगते। इसलिए कहा गया है कि वह आर्द्र सुख से करते हैं क्रंदन। और घुमड़ घुमड़ के गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, यानी मेघ क्या करते, बादल, क्लाउड क्या करते, तो मेघ गर्जन करते, बड़ी बड़ी आवाजें करते, या फिर बिजली चमकती है, तो ये क्या करते, तो खुशी के मौसम से वह करते, घुमड़ घुमड़ गिरी मेघ गगन में भरते गर्जन। भरते गर्जन में बड़ी बड़ी आवाजें में हमें सुनाई देती। यही बात इस कविता में सुनीता पंत जी ने हमें बताई है। ये हमने सब सुना है, जब बिजलियां कड़कती है, चमकती है, कड़कती है, तो बच्चे डर जाते हैं, या फिर बिजलियां चमकती है तो कितना अंधेरे में उजाला है, जैसे कोई फ्लैश गिरा हो, ऐसा हमें दिखाई देता है। यही बात यहाँ पर बताई गई। अब नेक्स्ट चार पंक्तियां देखो। रिम जिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सियर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धारा झरती धरती पर, रच के कण कण में चुन चुन को पुलकावलितन। रिम जिम क्या कहते हैं, यानी जब बूंदे गिरती है, रिम जिम बूंदे गिरती है, उसमें से एक स्वर निकलता है। क्या निकलता है, स्वर।
वह स्वर हमें किस तरह कुछ कहने की कोशिश करता है, हमें क्या करता है तो मंत्र मुग्ध करने की कोशिश यानी प्रयत्न करता है। और रोम सियर उठते, रोम यानी क्या होता है तो हमारे जो शरीर के बाल होते हैं उसको कहते हैं रोम। जब हमारे अंग में क्या होता है, जब कुछ हम देखते हैं ऐसा कुछ दृश्य तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम सियर उठते हैं। हमारे अंदर भीतर एक अलग से क्या होता है तो अनुभव हमें दिखाई देता है, मन उल्लासित हमें दिखाई देता है, यही बात कहते हैं। धाराओं पर धारा धरती पर, यानी जो फ्लो होता है, धाराएं एक के बाद एक धाराएं क्या होती है, वर्षा ऋतु की धाराएं जमीन पर गिरती है। और रज के कण कण में तन तन को पुलकारित, रज के जो कण होते हैं, रज यानी क्या धूल, जो रज यानी क्या होता है तो हमें पता है फूल में जो पीला कलर के छोटे छोटे पीले रंग के कण होते हैं उसको कहते हैं रज। वो क्या होता है तो वो भी खुशी से हमें दिखाई देते हैं, यही बात हमें बताई गई। तृण तृण को पुलकारित, घास, तृण यानी क्या घास, जैसे हवा आती है तो एक जैसा, जैसे जमीन पर गालीचा कारपेट डाला हुआ ऐसा हरियाली से बना ये तृण तृण यानी घास हमें दिखाई देती है। तो ये वातावरण में बदलाव, श्रावण ऋतु में ये जो बदलाव हमने देखा है यही बात से हमें पता चलता है। तो देखो ये होगा लास्ट 4 पंक्तियां, देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर रहा हूँ तो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो देखो, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सज्जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो यहाँ पर देखो कवि का मन कितना उल्लासित है या प्रसन्न है, उसको लगता है कि जो धारा आ रही है उस धाराओं को पकड़ने की उसको मन में इच्छा हो रही है। जो इंद्रधनुष, हमें पता है बरसात में सबसे सुंदर जो दृश्य होता है इंद्रधनुष, रेनबो का दृश्य हमें क्या होता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यही बात हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि उस इंद्रधनुष के झूले में उसका मन क्या कर रहा है झूलने का, हमें बता रहा है। वो क्या करता है तो सबको बुला रहा है, आओ मेरे साथ आओ और उस हम सावन के महीने में बरसात के गीत हम साथ मिलकर गाएं। तो इसी तरह हमने देखा है कि किस तरह सुमित्रानंद पंत जी ने इस वर्षा ऋतु या श्रावण मास का वर्णन हमें बताया गया, किस तरह बूंदों का वर्णन यानी बूंदों का वर्णन किया है, उसमें जो निकलने वाले संगीत का वर्णन किया है, पशु पक्षियों के मन की जो भावना है उसका भी वर्णन किया है, और आखिर में जो अपनी मन जो कवि को मन कर रहा है किस तरह वो बादल में या बरसात ऋतु में करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हमें दिखाई देता है। तो ये पाठ है, तो इस पाठ का जो भी तात्पर्य है या उसका भाव है, तो उस भाव में हम देख सकते हैं कि किस तरह कवि इस प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वर्षा ऋतु में उसका वर्णन हमने देखा है, किस तरह सुंदरता के साथ उन्होंने वर्णन किया, हर एक चीज को उन्होंने, हर एक चीज का अनुभव हमने भी किया, यही बात यहाँ पर बताई गई। तो ये होगा कविता का विश्लेषण। हम इस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, ये पाठ का विश्लेषण है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम जो मुख्य बिंदु देखेंगे, तो मुख्य बिंदु में क्या है तो एक ही बात हमें देखना है कि भाव, उसका भाव की वर्षा ऋतु सबकी एक यानी बड़े से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक या फिर पशु से लेकर पक्षी से वनस्पति तक, ये जो है वर्षा ऋतु सबकी पसंदीदा ऋतु रही है। तो इस वजह से हमें ये ध्यान में रखना होगा कि तो जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये 4-5 बातें हमारे लिए क्या है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रश्न उत्तर दिए, या प्रश्न उत्तर मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा। यहाँ देखो, अर्थग्राह्यता में जो भी आपको दिए गए घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में करना है, ये आपका वर्णन है। यहाँ पर कुछ हमें बाय हैंड करना नहीं है, किताबों में से गाइड में से हमें सिर्फ अपना अनुभव व्यक्त करना है अपने शब्दों में। देखो पहला है घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में। जब घने बादल आते हैं या फिर छा जाते हैं मेघ, तो उसका वर्णन अपने शब्दों में, किस तरह काले बादल आते हैं या फिर उसमें दिन में रात होती है, तो ये बात हमें बतानी होगी। और उसके बाद हम देखेंगे अभिव्यक्ति रचनात्मकता, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। या देखो उसके प्रश्न उत्तर, देखो मैं आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद किस तरह उसके उत्तर लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? हमें पता है वर्षा सबके लिए किस तरह आवश्यक है, वर्षा नहीं तो क्या हो सकता है, वर्षा होने पर क्या होता है, ये बात आपके दिल से आपके शब्द में आए, तो जरूरी नहीं कि कविता के ऊपर से, आपके मन में क्या लगता है ये बात हमें लिखनी है। और यहाँ पर देखो दूसरा सारांश लिखना है यहाँ पर,
बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्र है, उसे अपने शब्दों में लिखें, यानी सारांश किस तरह उन्होंने, कवि ने किस तरह प्रकृति का वर्णन किया है, बूंदों के स्वर, पशु पक्षियों का आनंद, ये बात आपको इस उत्तर में हमें देना है, ये बात हमें। तो फिर जीवन, और ये देखो प्रकृति सौंदर्य पर अपनी छोटी सी कविता लिखी, प्रकृति वर्णन पर आप एक सुंदर सी कविता लिख सकते हो, अपने मन से 4-5 पंक्तियां जोड़ सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसा क्यों कहा गया है? तो सावन महीना हमारे जीवन में बार बार आए, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो आप अनुभव में क्या है, आपको पता है कि सावन महीना मन में कितनी खुशी होती है, तो इस तरह आपको ये आंसर आपको लिखना होगा। अब व्याकरण की दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, छोटा और आसान व्याकरण दिया गया है। यहाँ पर पर्याय शब्द लिखना है आपको, जैसे तरु, तरु का अर्थ होता है कि वृक्ष या फिर पेड़। उसके बाद गगन, गगन यानी क्या, आकाश होता है, आसमान होता है, ये बात हमें। घन, घन यानी क्या, बादल, मेघ, उसके पर्याय शब्द होते हैं। उसके बाद मेघ, तरु, इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसके सेंटेंस बनाना है, मेघ, काले मेघ आने पर वर्षा होती है, इतना आसान है। फिर उसके बाद तरु, ये तरु बहुत बड़ा है, ये तरु बहुत सुंदर है, इतना अच्छा आसान तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद ये 4-5 आपको ये व्याकरण की दृष्टिकोण में हमने देखा है। तो इसी तरह बरसते बादल ये पाठ किस तरह आपको अच्छा लगा होगा मुझे पता है, या फिर कुछ सुझाव देना चाहोगे तो भी आप दे सकते हो, जो आपको पसंद आया इसलिए तो आप उसको लाइक करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी जो मुझे लाइक करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। और सबसे अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस शांति से मुझे मेरी कक्षा को